टोटल एनर्जी स्टोर्ड, है ना। अब इसने मैक्सिमम की बात नहीं की है यहाँ पे, है ना। उसने बात की स्ट्रेन एनर्जी की, टोटल स्ट्रेन एनर्जी की बात की है, मैक्सिमम की बात नहीं की है। तो मैक्सिमम नहीं लगा तो वहां पे प्रूफ नहीं लगा नाम है। सो इट इज सिंपली रेजिलेंस। इज इट क्लियर? सर मैक्सिमम होगी तभी टोटल होगी ना सर? नहीं बेटा, मैक्सिमम होना टोटल नहीं होता है। मैं बोलूं आपके पास कितने रुपए, आपने बोला मेरे पास 10 रुपए, टोटल 10 रुपए है ना। कल आपके पास 11 हो जाएंगे, परसों 12 हो जाएंगे, तो आपके पास टोटल तो चेंज हो जाएगा ना, 11 और फिर 12 हो जाएगा। तो मैक्सिमम लिमिट इट इज मैक्सिमम लिमिट। तो प्रूफ जहां पे लगेगा वो मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहा है ना। जब हम देखो इस कर्व के थ्रू समझते हैं, अगर ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के थ्रू समझते हैं, अगर आपने मटेरियल पे, ये आपका क्या है, लोड एंड डिफॉर्मेशन कर्व। अब आपने अगर इस पे मटेरियल पे लोड लगाया और कर्व इस तरीके से चला, है ना, और यहीं तक पड़ा, तो अभी तक यहाँ की जो एनर्जी का स्टोर करोगे इट इज योर रेजिलेंस। आपने, अब ये मैं इलास्टिक लिमिट तक नहीं पहुंचा हूं अभी मैं उससे पहले आधी लिमिट तक ही गया हूं। अब मैं क्या करता हूं, फर्दर मैंने और लोड लगाया तो ये कर्व मेरा और ऊपर जाएगा और यहाँ आके इलास्टिक लिमिट आ रही मेरी, है ना। तो अब इसके नीचे का जो टोटल एरिया है जो ग्रीन बनाया है मैंने, दिस इज योर प्रूफ रेजिलेंस। बट जो रेड था वो भी तो टोटल ही था, तब लोड आपका इसी रेंज तक लगाया था, इसलिए वो था आपका रेजिलेंस। अपन ने जब प्रूफ रेजिलेंस पढ़ा तो मैंने उसमें लिखवाया कि व्हेन योर लोड डिफॉर्मेशन कर्व मीट द यील्ड पॉइंट, मतलब इलास्टिक लिमिट से जस्ट आगे का जो पॉइंट है यील्ड पॉइंट, वहां तक पहुंचने के बाद आप उसको अगर मेजर करते हैं इट इज प्रूफ रेजिलेंस। क्लियर? यस सर। चलो, तो हमने कल कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, उन प्रॉपर्टीज के आगे से मैं शुरू करूंगा। तो हमने इलास्टिसिटी पढ़ लिया, मेलिएबिलिटी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और इसके क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। अब हम आज शुरू करेंगे हार्डनेस से। स्क्रीन पे विजिबल? यस सर। है ना। तो सबसे पहले देखो हार्डनेस होता क्या है। दो प्रॉपर्टी होती है, एक हार्डनेस, एक टफनेस, है ना। दोनों वर्ड्स बहुत सिमिलर है हम लोगों के लिए, जो हम हिंदी भाषी लोग हैं, हम इनका डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं कि इनका असल में मतलब क्या है। तो हार्डनेस का मतलब ये होता है कि मैं आपके ऊपर कोई नाखून से आपको खुरचने की कोशिश करता हूं, है ना, और आपके ऊपर उस नाखून के खुरचने कोई असर ना हो, देन यू आर हार्ड, है ना। आपको मैं कोई इमोशनल ब्लैकमेल करूं, उसका असर ना हो, देन यू आर टू हार्ड, है ना। और आपको क्या मैं उठा के पटक दूं कहीं, है ना, दीवार पे मार दूं और फिर आप पे असर ना हो ना, तो आप टफ हो, है ना, तो आप हार्ड नहीं बोलेंगे। हार्डनेस का मतलब सीधा रिलेशन है आप पे, कोई आप पे इंडेंट करे या आप पे कोई स्क्रैच करे तो आप में कोई चेंजेस होता है, देन यू आर, चेंजेस नहीं होता है देन यू आर हार्ड। तो यहाँ हार्डनेस की डेफिनेशन पे अपन फोकस करते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब आप क्या करो कि किसी पर्टिकुलर आयरन के ब्लॉक पे एक छोटा सा, किसी मेटल के ब्लॉक से इस पे एक छोटा सा चोट मारते हो जिसका थोड़ा एज तीखा हो, है ना, तो उस पे एक डेंट बन जाता है ना। तो अगर इंडेंट नहीं होता है और रेजिस्टेंस टू एब्रेशन है, देन इट इज, दिस प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। और हमारे स्ट्रक्चरल स्टील में इस प्रॉपर्टी की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपका जो स्टील है वो हमेशा क्या होगा, उस पर कोई ना कोई एब्रेशन आता रहेगा, एक्शन, एब्रेसिव एक्शन आता रहेगा, कोई ना कोई इंडेंटेशन उस पर आता रहेगा। इसलिए हमको हार्डनेस की बहुत रिक्वायरमेंट है हमारे स्ट्रक्चर में। इसीलिए माइल्ड स्टील जो होता है वो हार्ड होता है, इसलिए हम उसको यूज कर लेते हैं, है ना। वैसा नहीं बोल रहा मैं कि वो सबसे हार्ड होता है, लेकिन इनफ हार्डनेस उसमें होती है। अब क्या है, देखो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, ये दो एक्शन लिए मैंने, एक तो रेजिस्ट इंडेंटेशन एंड एब्रेशन। ये एब्रेशन जो है, एब्रेशन मतलब हम लोग किसी से नाखून से, चाकू से, किसी पे हम लोग क्या करें, ये का मेटल का टुकड़ा, इस पे आप इस पे स्क्रैच करने की कोशिश करें इस पे, तो आप मेटल पे तो नाखून से या किसी चाकू से कर नहीं पाएंगे। तो ये जो एब्रेशन वाला लॉजिक है जनरली आप जियोलॉजी में लगाते हैं या फिर बिल्डिंग मटेरियल में आप जब स्टोन पढ़ेंगे, है ना, उसमें उसमें लगाएंगे, जो आपका मोहर स्केल था, तो उसमें आपका एब्रेशन का एक्शन काम में आता है। जबकि हम मेटल्स की बात करें तो हम सिंपली यही बोलते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन टेस्ट करना होगा हमें लैब में, है ना, क्योंकि हम लोग उसका कैसे देखें कितना हार्ड है। तो इसके लिए क्या हमारे पास लैब में आईएस कोड के अकॉर्डिंग दो टेस्ट अवेलेबल है। वो दोनों टेस्ट आपके, एक का नाम है रॉकवेल हार्डनेस, दूसरे का ब्रिनल हार्डनेस। दोनों टेस्ट का एक ही एपरेटस होता है, कोई परेशानी नहीं। हमको सिर्फ पूछा जाता है कि आपको हार्डनेस टेस्ट किससे करते हैं, तो हमारे पास जवाब होना चाहिए रॉकवेल टेस्ट एंड ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। अब इन दोनों टेस्ट में बाकी सारी सिमिलरिटी, सिर्फ दो चीजों का डिफरेंस है।
इसमें जो एपरेटस यूज होता है उसमें एक पिन यूज होती है, जहां से तीखा होता है ना, जहां से तीखा होता है, जहां से इंडेंट डालने की कोशिश करते हैं हम लोग, ये मेटल का टुकड़ा, और यहाँ पे इंडेंट डालने, यहाँ पे लोड डालते हैं और लोड डाल के इस पे यहाँ पे डेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो डेंट बनाने के लिए कोशिश करें, जो टिप है, इस टिप का सारा खेल है। अगर इस टिप पे मेटल बॉल हो, हार्ड स्टील की मेटल बॉल हो, तो वो क्या है आपका रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। और अगर इस पे, इस मेटल की इस टिप पे आपका डायमंड बॉल लगी हो, तो देन आपका क्या है ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। क्या बोला, वापस बोल के दिखाइए। अगर आपकी मेटल की बॉल लगी है, इट इज रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, और आपकी डायमंड की बॉल लगी है, वहां पे अगर डायमंड एज है तो आपका वो ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। बस यही सिंपल डिफरेंस है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक, सॉरी मैंने आपको उल्टा बता दिया ना, वापस एक बार रीचेक कर लो। रॉकवेल टेस्ट में डायमंड इंडेंटर एंड ब्रिनल टेस्ट में हार्ड स्टील, करेक्शन कर लेना यहाँ पर, है ना। और हार्ड स्टील की 10 mm डाई की बॉल होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है रेयरली, लेकिन ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो एक तीसरा नाम और लिखा है, विकर्स हार्डनेस टेस्ट। ये हमारे इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंड नहीं करता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऐसे छपते हैं जो स्टैंडर्ड से रिलेटेड भी नहीं होते, तो पूछेगा विच वन इज अ टेस्ट टू मेजर द हार्डनेस। तो अगर वहां पे विकर्स टेस्ट आता है, देन इट इज ऑल्सो अ हार्डनेस टेस्ट। तो इसका सिर्फ नाम ध्यान रखना, डेट शीट, बाकी इसमें ज्यादा कोई हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं टफनेस की, है ना। तो टफनेस का सीधा मतलब क्या है कि मैं किसी को पकड़ के, मैं ये इसको पकड़ के, ये दीवार है मेरी, यहाँ पे इस दीवार पे मारूं इसको मैं, और इसके कोई असर ना हो, जैसा ये है वैसा के वैसा ही रहे, है ना, फेल ना हो। इसमें माइनर चेंजेस हो जाए तो चलेगा, लेकिन फेल नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, तो देन इट इज टफ। अब फ्रैक्चर नहीं होने के लिए क्या, मुझे एक ही चीज चाहिए कि वो डक्टाइल हो, है ना। मतलब अगर वो अपना डिफॉर्मेशन शेप वगैरह थोड़ा चेंज कर लेता है, तो वो क्या होगा, वो टफनेस, उसकी टफनेस ज्यादा होगी। लेकिन अगर उसको मैं कहीं दीवार पे मारूं, सीधा टूट जाए बिना फेल हुआ, बिना उसमें शेप में चेंज किए, तो वो क्या हो जाता है आपका टफनेस, उसमें उसमें टफनेस नहीं है, क्योंकि वो ब्रिटल है। तो यहाँ पर ब्रिटल और डक्टाइल को रिलेट करना है हमको टफनेस से, कि कैसे, देखो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। द प्रॉपर्टी विच इनेबल द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर। अब ये टेक्निकल डेफिनेशन आते ही थोड़ा सा दिमाग घबरा जाता है कि यार एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर क्या है ना। तो एनर्जी कुछ नहीं, एनर्जी मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया आपको कि इस दीवार पे मैं इसको मार रहा हूं ना, इसको मार रहा हूं, तो मैं इस पे क्या लगा रहा हूं, इस पे एनर्जी दे रहा हूं, है ना। अब एनर्जी मैंने इस पे लगाई और ये इसको एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, है ना। या फिर आप दूसरा एग्जांपल लीजिए, ये आपके पास कोई मेटल का बॉक्स रखा और आप इस पे एक हथौड़ा मार रहे हैं, आप इस पे एक हथौड़ा मार रहे हैं, और ये हथौड़ा मार रहे हैं, तो हम लोग क्या करें, हथौड़े के थ्रू इसको एनर्जी दे रहे हैं, और ये एनर्जी अगर एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करना मतलब फेल नहीं होता है ना। तो फेल नहीं हुआ तो ये टफ है, और अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा, ये टफ नहीं होगा। अब यहां बोलते हैं अगर आपका ग्लास रखा हुआ ग्लास, है ना, सिंपल ग्लास रखा हुआ, और उस पे मैंने अगर हैमर से इस पे स्ट्राइक किया, तो क्या वो फेल होगा, बताइए, फेल होगा। आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था आपको, आपने अगर ग्लास पे स्ट्राइक किया, और ग्लास पे स्ट्राइक करने पे वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वो ब्रिटल है, वो इस एनर्जी को संभाल नहीं पाता है, वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे माइल्ड स्टील होता, या कोई ऐसा मटेरियल होता जो लोड लगे उस पर और वो खुद को डिफॉर्म कर ले, ठीक है, लेकिन ब्रेक ना हो, तो उसको क्या, उसमें प्रॉपर्टी डक्टिलिटी की रिक्वायरमेंट है टफनेस होने के लिए। तो आपके लिए क्लियर हो गया। तो सिंपल एक बात ध्यान रखेंगे, जो डक्टाइल होंगे, जो डक्टाइल होंगे वो क्या होंगे, टफ होंगे। जो डक्टाइल होंगे वो टफ होंगे, और जो डक्टाइल होंगे वो ही टफ होंगे, ब्रिटल होंगे वो टफ नहीं होंगे। उसके अलावा हार्डनेस की बात करते हैं, तो जो मटेरियल डक्टाइल होगा, है ना, जो डक्टाइल होगा उसकी हार्डनेस कम होगी, उसकी हार्डनेस कम होगी, जबकि जो ब्रिटल है उसकी हार्डनेस डक्टाइल के कंपेरेटिवली ज्यादा होगी। क्लियर? यस सर। ठीक है, इस पे देखो, अभी अपन एग्जांपल करेंगे आगे, अभी पता लगेगा आपको। तो मैंने दो प्रॉपर्टी आपके लिए क्लियर की,
अब टफनेस का मैंने ऊपर जब वो 4 एरिया की बात डिस्कस की तो मैंने एक एग्जांपल दिया था ये आपको कि एरिया अंडर द लोड डिफ्लेक्शन कर्व, है ना। तो एरिया अंडर लोड डिफ्लेक्शन कर्व आया, इट इज टफनेस, बट इट इज अप टू फ्रैक्चर, है ना, फ्रैक्चर पॉइंट तक की बात की है। अगर वो इलास्टिक लिमिट तक होता तो क्या होता, वो स्ट्रेन एनर्जी, लेकिन ये कहां तक की बात की है, फ्रैक्चर तक की, तो वो क्या हो गया आपका टफनेस, है ना। सर यस सर सर यस। सर एक बार ये जो स्ट्रेन एनर्जी, रेजिलेंस, टफनेस और मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस, हाँ इसको सर कर्व पे बता देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा सर, कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है सर। बिल्कुल ब्रज, अभी बताता हूँ जी मैं सर। ना, इसको क्लियर जी करता है सर, थोड़ा सबसे क्लियर पहले हो थोड़ा। जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। जी सर। नहीं नहीं बिल्कुल, अभी क्लियर कर देते हैं। अभी ये ब्लैंक स्पेस है बिल्कुल, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे कर्व बना रहा हूं मैं आपके लिए। ये तो मेरी एक्सिस हो गई, ये लोड और ये डिफॉर्मेशन। क्या बनाया मैंने, लोड डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं है, लोड और डिफॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि जब एनर्जी की बात करते हैं तो हमें लोड डिफॉर्मेशन कर्व के एरिया से ही एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब देखो मेरा ऐसा कर्व होता है ना, ये यहां तक आया, ये क्या है मेरा इलास्टिक लिमिट, मेरा यहां तक है ना, ये मेरा इलास्टिक लिमिट है। अभी कर्व इलास्टिक लिमिट तक नहीं पहुंचा है ना। तो अभी तक इसके अंडर का जो एरिया होगा, अभी तक इसके अंडर का जो एरिया होगा, what it will be, it is your total strain energy up to this point, so this is resilience। क्या बोलेंगे इसको, रेजिलेंस। भरत जी क्लियर हुआ। देखो जी सर, जी आपका आगे बताइए। है ना, ये कर्व इलास्टिक लिमिट तक नहीं पहुंचा, यहां तक कि जो देखो स्ट्रेन एनर्जी तो कॉमन टर्म है, पूरे ग्राफ में वो एनर्जी है, ठीक है। जितना उस पर लोड डालते जाओगे उसमें स्ट्रेन आती रहेगी, तो स्ट्रेन एनर्जी उसमें इकट्ठी होती रहेगी। लेकिन रेजिलेंस क्या है, जो उसको पुरानी स्टेट में वापस ले आता है, कि लोड लगाएं और लोड जब हटाएं तो पुरानी कंडीशन में जो लाएगा वो एनर्जी क्या है, रेजिलेंस है। तो अभी इलास्टिक लिमिट तक नहीं पहुंचे, मतलब लोड लगाया, ये कर्व यहां तक पहुंचा, और जब लोड हटाया तो फिर से ये अपनी पुरानी पोजीशन में आता है। तो कौन लेके आता है, ये एनर्जी लेके आती है। तो इसको बोला हमने रेजिलेंस। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में था, टोटल स्ट्रेन एनर्जी अप टू दिस पॉइंट, दिस इज रेजिलेंस। अब धीरे धीरे मैंने और चलो लोड और बढ़ा दिया है ना। अब मैंने क्या किया, लोड और बढ़ाया और मैं इलास्टिक लिमिट तक पहुंच गया। और इलास्टिक लिमिट के जस्ट आगे एक थोड़ा सा आगे होता है आपका यील्ड लिमिट, है ना। तो ये यील्डिंग तक पहुंच गया। अब यहां तक के कर्व का जो एरिया है, दिस इज योर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी विच एनेबल द मटेरियल टू रिटर्न टू इज शेप। जो आपके मटेरियल को वापस से अपने शेप में लाने के लिए एनर्जी हेल्प करेगी, वो ये आपकी ये एनर्जी हो गई। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रूफ रेजिलेंस, ठीक। आगे चलें। यस सर। क्लियर, सबको क्लियर है। दो चार जने बोलो पीछे, आवाज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर, क्लियर है। ठीक है ना। देखो ये था आपका सिर्फ रेजिलेंस, ये आपका हो गया प्रूफ रेजिलेंस, ठीक। अब देखो मैंने दो बात की, एक तो रेजिलेंस की बात की है, एक प्रूफ रेजिलेंस की बात की है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अगर इसमें ये लोड और डिफॉर्मेशन की जगह स्ट्रेस और स्ट्रेन कर देता, अगर क्या कर देता, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर देता, तो क्या हो जाता, इसको क्या बोलता मैं, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस, ठीक। क्या बोलता मैं इन दोनों, इसको क्या बोलता मैं, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। ये भी क्लियर हुआ। देखो लोड डिफॉर्मेशन हटा के मैंने वहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर दिया है, तो सिर्फ रेजिलेंस की जगह मैंने क्या बोल दिया उसको, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस, ठीक। आगे चलो। सर ये मॉड्यूल ऑफ ये वाई तक कि खाली ये इलास्टिक लिमिट तक सर? देखो यहां पे दिस इज रेजिलेंस, दिस इज प्रूफ रेजिलेंस, लेकिन जब मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस की बात करते हैं तो हम प्रूफ रेजिलेंस वाले पॉइंट को ही लेके चलेंगे, कि प्रूफ रेजिलेंस वाला पॉइंट स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व में, दिस इज योर मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस, ठीक है। और सिंपली मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस का मतलब ये होगा, आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। इवन मैं बोलूंगा अगर इस पॉइंट तक की बात करते हैं, जो रेड वाला है ना, इस रेड वाले पॉइंट तक की ही बात करें, फिर भी दिस विल बी योर मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस, बट द लोडिंग इज वेरी लेस, ठीक है। तो आप मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस का मतलब सीधा क्या, वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं। और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर रहे हैं, लोड डिफॉर्मेशन कर्व की बात
नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब देखो मैं आपको और आगे लेके चलता हूं यहां से। अब क्या हुआ, ये कर्व धीरे धीरे आपका क्या गया, यील्डिंग में चला गया। ठीक है ना। अब यील्डिंग में जैसे ही गया तो उसमें एनर्जी तो इकट्ठी हो रही है, स्ट्रेन एनर्जी तो इकट्ठी हो ही रही है, लेकिन क्या हुआ, ऐसे चलता रहा और ये यहाँ आके फ्रैक्चर पॉइंट तक पहुंच गया। तो अब आप बोलेंगे कि सर इसके आगे क्या एनर्जी इकट्ठी नहीं हो रही है क्या? एनर्जी तो इसमें, स्ट्रेन एनर्जी तो यहाँ पे भी इकट्ठी हो रही है सारी, है ना। ये सारी भी क्या आपकी स्ट्रेन एनर्जी इकट्ठी हो रही है। तो अभी जो हमने टफनेस पढ़ा है, वो टफनेस क्या है, यहां तक की, इस पॉइंट तक की, जो पूरी आपकी जो ये पूरा एरिया है ना, ये पूरी जो एनर्जी है, दिस इज योर टफनेस इन केस ऑफ लोड डिफॉर्मेशन कर्व। क्लियर हुआ? ये पूरी जो एनर्जी है, ये आपकी स्ट्रेन एनर्जी इस पॉइंट तक की, फ्रैक्चर तक की, ये आपकी क्या हो गई, टफनेस। क्लियर? सर ये प्रूफ रेजिलेंस पर मटेरियल क्या होता है? प्रूफ रेजिलेंस, पर मटेरियल, प्रूफ रेजिलेंस पर मटेरियल कुछ टर्म ही नहीं है बेटा। प्रूफ सर रेजिलेंस MCQ में था सर। पर वॉल्यूम हो सकता है। सर वो MCQ में था सर इसके। एमसीक्यू में जहां पे होगा, मे बी वो रॉन्ग होगा, क्योंकि प्रूफ रेजिलेंस पर मटेरियल कोई टर्म ही नहीं है, पर वॉल्यूम होगा। प्रूफ रेजिलेंस तो अगर फिर पर सर- वॉल्यूम बोले तो इट इज मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस, हाँ ओके सर। है ना। वहां पे ऑप्शन चेक करना, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस मिलेगा तो उसको करेक्ट कर लेना, इट इज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो ये Okay, आपका पूरी जो एनर्जी है आपकी भरत जी, ये आपकी हो जाएगी टफनेस, है ना। अब मैंने बताया टफनेस हो गई। अब जैसे ही मैं लोड डिफॉर्मेशन से स्ट्रेस स्ट्रेन में अगर चला जाऊं, या लोड डिफॉर्मेशन को हटा दूं मैं, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे बनाया होता ये सारा सिस्टम मैंने, तो मैं इसको क्या बोल देता, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, क्योंकि मॉड्यूलस का मतलब Toughness. क्या, मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं। ठीक, आई थिंक इट इज क्लियर, यस सर। है ना। Yes, sir. एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो कि देखो यहां तक का जो रेंज है आपका, ये ग्रीन नहीं करते, इसको कर लेते हैं हम लोग, ब्लैक कर लेते हैं। यहां तक का ये जो रेंज है, दिस इज योर इलास्टिक रेंज, है ना। तो ये सारी जो एनर्जी, इसको आप इलास्टिक एनर्जी भी बोलते हो। क्या बोलते हो? इलास्टिक एनर्जी। और ये इसके बाद की जो रेंज है, इस यील्ड पॉइंट के बाद की रेंज, ये जो सारी एनर्जी, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक एनर्जी, है ना, या फिर इन इलास्टिक एनर्जी। दोनों चीजें बोलते हैं, तो आपको इन टेक्निकल टर्म में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, क्लियर? आगे चलो यहां से। सर ये टफनेस वाला स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में था ना? टफ, देखो एनर्जी की जब भी बात करनी है, स्ट्रेन एनर्जी की, वो होगा लोड और डिफ्लेक्शन कर्व से ही मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन जैसे ही मॉड्यूलस लगाया, मतलब आप क्या वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हो, है ना, तो वो स्ट्रेस स्ट्रेन आ जाता, हमने डेरिवेशन में किया था पीछे। ठीक है सर। ठीक है, तो हमने तो load ये और- पढ़ लिया। यस, ठीक है सर, हो गया ओके। क्लियर ना। ठीक है, चलो अभी देखो, ये यहाँ पे वापस लिखा भी है इन्होंने कि अगर आपको मॉड्यूलस ऑफ टफनेस निकालना हो, ये क्या लिखा, टफनेस है ना, रेजिलेंस नहीं है। मॉड्यूलस ऑफ टफनेस अगर निकालना हो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से, है ना, तो कैसे निकालेंगे आप? आपको ये पूरा, इस पूरे का क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो एरिया चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो कर्व है बहुत अनइवन सा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा बना लेता हूँ, है ना, अप्रोक्सीमेटली ऐसा होगा। इधर से ये कम कर दिया और इधर से एक्स्ट्रा जोड़ दिया, बैलेंस कर दिया, तो ये आपके लिए क्या बन गया, एक तरीके से आयत बन गया, है ना। तो अब देखो मैंने क्या किया, सिग्मा यू, दिस इज योर अल्टीमेट पॉइंट, जो हमने कर्व में पढ़ा था, अल्टीमेट पॉइंट, और ये था हमारा, ये जो पॉइंट था, दिस इज योर यील्ड स्ट्रेस सिग्मा वाई। तो मैंने क्या एवरेज किया, तो इट इज सिग्मा यू प्लस सिग्मा वाई बाय 2। ये मैंने क्या कर दिया, इन दोनों का एवरेज कर दिया, हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट का एवरेज कर दिया, और उसको मैंने एक साइड, तो ये हो गई मेरी, देखो यहां देखेंगे हम लोग, तो आपको क्या चाहिए, आयत का एरिया चाहिए। आयत का एरिया क्या हो जाएगा, ये साइड तो हो गई आपकी ये, और फिर ये जो नीचे वाली साइड है बेस, दिस विल बी योर स्ट्रेन अप टू फ्रैक्चर पॉइंट। ये फ्रैक्चर पॉइंट तक की स्ट्रेन ले ली हमने। क्लियर हुआ? ये एक बार वापस देखो, हमें इसका क्या चाहिए, एरिया। एरिया मतलब एक तो ये साइड चाहिए, एक ये साइड चाहिए, तो ये वाली साइड तो सीधी मेरी ये ले ली, फ्रैक्चर पॉइंट तक की स्ट्रेन। ये क्या मुझे एवरेज करना पड़ेगा, तो सिग्मा यू और सिग्मा वाई का एवरेज कर दिया। यू, सिग्मा यू इज अल्टीमेट स्ट्रेस, जो हाईएस्ट स्ट्रेस यहां तक मिलती है,
और ये आपकी यील्ड स्ट्रेस। क्लियर? चलो आगे। अब जिंदगी में एक चीज की गांठ बांध लेना कि डक्टाइल मटेरियल्स आर टफ एंड ब्रिटल आर हार्ड। ठीक, चले आगे। सर यस हेलो यस हर्षल। सर फॉर शॉर्ट टर्म yes sir for short term loading which material Yes. we take for short term loading For tough short term or loading. hard yes शॉर्ट sir टर्म लोडिंग के लिए आपको उसकी अगर प्लास्टिक रेंज में नहीं जाना है ना, शॉर्ट टर्म लोडिंग के लिए तो आप ब्रिटल मटेरियल अडॉप्ट कीजिए। brittle material okay लेकिन अगर आप जैसे इम्पैक्ट लोड की बात करते हैं, इनकेस ऑफ अर्थक्वेक की बात करते हैं ना, या बिल्डिंग की Yes, बात yes. करते हैं, अगर उस केस में उस सिनेरियो में देखना है कि जो शॉर्ट टर्म लोड्स आते हैं, जैसे अर्थक्वेक लोड आता है, एक वेव आती है आके चली जाती है ना, तो उस केस में आपको डक्टिलिटी चाहिए। तो वहां पे आपको क्या Yes, yes. मटेरियल चाहिए? डक्टाइल मटेरियल चाहिए, ductile है ना। yes वो डिपेंड आपकी एप्लीकेशन पे, आपको मशीन के किसी पार्ट्स में यूज करना है तो आप ब्रिटल मटेरियल यूज कीजिए, और आपको उसकी एप्लीकेशन बिल्डिंग के केस में देखनी है तो आप डक्टाइल मटेरियल यूज कीजिए। okay so in case sir how we relate to stiffness हाउ यू विल रिलेट इट टू स्टिफनेस? stiffness yes sir ओके, गुड क्वेश्चन। मेरे को जाना ही पड़ेगा स्टिफनेस पे। मैं सोच रहा था स्किप कर दूं, लेकिन जाना ही पड़ेगा, है ना। देखो बेसिकली स्टिफनेस क्या है, पहले मैं स्टिफनेस बता देता हूँ। यहाँ पे जो बच्चा है, आप एमटेक कर रहे हैं, आप सब जानते हैं ना। ये एक्चुअली मैंने जहाँ से एमटेक किया, ये वहीं से एमटेक कर रहा है। तो मैं देखो इनको पहले बता देता हूँ स्टिफनेस क्या होता है। बेसिकली आपकी लोड और डिफॉर्मेशन का रेशियो, है ना। ये देखो यहाँ लिखा है एबिलिटी टू टेक लोड विदाउट फेलियर Without इज failure. स्ट्रेंथ, बट एबिलिटी टू Yes. टेक लोड विदाउट डिफॉर्मेशन इज स्टिफनेस, Stiffness. है ना। मतलब yes अगर विदाउट डिफॉर्मेशन उसमें अगर लोड ले लेता है, इट इज योर स्टिफनेस। बट जब लोड लेगा Yes. तो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन तो होगा ही, वो तो परमिट करना ही है। तो आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, yes है ना। तो हमारा जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरीके से चला जाता है, yes और जो ब्रिटल मटेरियल होता है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरीके से जाके यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि उसमें yes डिफॉर्मेशन कम होता है। तो स्टिफनेस Yes. क्या है? आपका लोड से डिफॉर्मेशन का रेशियो है। तो अगर आप बोलेंगे कि स्टिफनेस किसकी ज्यादा है, तो स्टिफनेस तो Yes. आपकी ब्रिटल मटेरियल की ज्यादा yes sir है ना। तो जिसकी टफनेस कम है, जिसकी टफनेस toughness कम कम है, उसकी Yes. स्टिफनेस ज्यादा है ना। क्योंकि Yes, sir. टफनेस को सीधा रिलेट कर लो आप, उसमें डिफॉर्मेशन कितना पॉसिबल है डक्टिलिटी से। तो ये तीनों चीजें Yes. उसमें हाईली हाईली इंटरकनेक्टेड है। और इसकी अगर बात करोगे तो इसकी स्टिफनेस इस ब्रिटल से कम कम है ना। आई थिंक yes sir आपका क्वेश्चन यही था ना हर्षल? ये yes 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 ये था ठीक है, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। Okay. सीखा तुमने। okay sir yes sir ठीक है, तो देखो अपने यहाँ से स्टिफनेस और स्ट्रेंथ का डिफरेंस भी क्लियर कर लो आप। आपको कभी कभी पूछ लेंगे कि एबिलिटी टू टेक लोड विदाउट फेलियर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, है ना, और एबिलिटी टू टेक लोड विदाउट डिफॉर्मेशन इज स्टिफनेस। तो कभी कभी फॉर्मूला में भी बात करेंगे। और ये हम जब बात करते हैं, हमारी बिल्डिंग जो होती है ना, बिल्डिंग वो स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए और स्टिफ भी होनी चाहिए, दोनों चीजें उसमें जरूरी है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको कभी कभी पूछ के घुमा जाता है कि यार स्टिफनेस और स्ट्रेंथ में क्या फर्क है, क्योंकि हम तो एक ही समझते हैं उसको, वो एक नहीं है, अलग है। अच्छा, और स्टिफनेस का उल्टा इट इज फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, कि उसमें कुछ पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इट इज योर डिफ्लेक्शन। तो इसमें जाने की जरूरत नहीं, आपको कभी पूछा नहीं जाएगा ये, इट इज बियॉन्ड। ठीक है, अब आपको मेन आपके जो क्वेश्चन इस आरपीएससी वगैरह एग्जाम में एसएससी में पूछा जाता है, वो इस पे आता है कि आपकी कार्बन परसेंटेज को वेरी करके, और फिर पूछता है कि मटेरियल की डक्टिलिटी की रेंज क्या है, मटेरियल की डक्टिलिटी का ऑर्डर क्या है। तो इसको पहले हम क्लियर करते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि आपका जो माइल्ड स्टील है ना, उसमें क्या आपका कार्बन मिक्स किया हुआ होता है ना, वो प्योर आपका आयरन नहीं है ना। तो वो कार्बन कितना ऐड कर रखा है उसकी मैंने एक टेबल दी, आप यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको कार्बन परसेंटेज ऐड कर रहा हूं मैं आयरन में, और उससे क्या क्या एलोज बन रहे हैं वो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो आपने माइल्ड स्टील का नाम सुना है सबने? यस और नो? है ना। तो माइल्ड sir. स्टील में जो आपका कार्बन का परसेंटेज होता है, इट इज लेस देन 0.3%। किसका? कार्बन का परसेंटेज इट इज लेस देन 0.3%।
मैंने आपको बताया था कार्बन क्या होता है, ब्रिटल होता है। पेंसिल के जो नखुन होती है ना, टूट जाती है। ग्रेफाइट निकाल के आप जो उसको रखते हो ना, टूट जाती है फट से, ब्रिटल है। तो आपको जैसे ही आप ऐड करते हैं मटेरियल को उसमें आयरन में, तो आयरन क्या होता जाएगा, ब्रिटल होता जाएगा। तो यहाँ पे माइल्ड स्टील में 0.3% होता है, कास्ट आयरन में 2 से 5% होता है। देखो इनका नाम रखा है मैंने, आप बोलेंगे सर कास्ट आयरन क्यों रखा, तो मैं नाम रमेश सुरेश मेरे बच्चे का, मैं उसकी प्रॉपर्टी देख के नाम रख देता हूँ कि नैन अच्छे हैं तो सुनैन हो गया, है ना, काम अच्छे हैं तो सुकाम रख दूंगा, तो उसका प्रॉपर्टी देख के नाम रखा है मैंने। तो इसमें आपको नहीं जाना है। तो यहाँ पे माइल्ड स्टील का इट इज 0.3% से कम हो तो माइल्ड स्टील, अगर उसमें मैं कार्बन 2 से 5% ऐड कर दूंगा, अब कार्बन बढ़ाया मतलब उसको क्या मैंने ब्रिटल बना दिया, तो आपका अब 2% से जैसे ही कार्बन बढ़ता है तो ब्रिटल हो जाता है, तो वो आपका कास्ट आयरन क्या है, आपका ब्रिटल मटेरियल। ध्यान रखना है, माइल्ड स्टील डक्टाइल है, कास्ट आयरन ब्रिटल है। बहुत बार पूछते हैं विच वन इज ब्रिटल मटेरियल, तो चारों आयरन लिखे होते तो हमको पता लगता है कि नहीं यार आयरन तो सारे डक्टाइल है, सारे डक्टाइल नहीं है, कास्ट आयरन इज ब्रिटल वन। अब रोट आयरन की बात करते हैं, ये आपकी सबसे प्योर फॉर्म है आयरन की, जिसमें आपका जो कार्बन है ये 0.08% से भी कम होता है ना। आप इसको 0.1% भी लिख सकते हो लगभग। और आपको कभी पूछेंगे व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, इट इज रोट आयरन, है ना। आयरन ओर के बाद अगर बात करें इट इज रोट आयरन। और फिर पिग आयरन, इसमें आपका आयरन 4% तक होता है ना। और ये आपके स्ट्रक्चरल यूज में हम लोग फिलहाल काम में नहीं लेते हैं। तो आपके क्वेश्चन फिलहाल माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन पे ही आके अटक जाते हैं, अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे। अब इनको मुझे ये जो मैंने 4 नाम लिखे हैं यहाँ पे, ये चारों, है ना, इन चारों को क्या करना है, डक्टिलिटी के ऑर्डर में, मनीष डक्टिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है कि डक्टिलिटी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो आप बताओ, देखो यहाँ देख के सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसकी होगी, परसेंटेज देख के बताओ सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसकी होगी, रोट आयरन। रोट आयरन की, है ना, क्योंकि कार्बन सबसे कम है। फिर उसके बाद मनीष कैमरा ऑफ कर लो आपका। माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील देख के मत बताना, वहां परसेंटेज देखना, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद कास्ट आयरन। कास्ट आयरन, उसके बाद पिग आयरन। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार मैंने फेस किया था, मैं एक बार क्लास ले रहा था तो बच्चे ने पूछा सर यहाँ बोल रहे हो 2 से 5% और यहाँ बोल रहे हो 4%, तो कास्ट आयरन में 5% भी तो हो सकता है। तो आपको उस हिसाब से तो कास्ट आयरन को क्या इसके पीछे डालना चाहिए, सही बात है ना, यस सर। है ना। लेकिन क्या है, ये कास्ट आयरन जो है ये एक स्पेशल फॉर्म है आयरन की, जिसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको ब्रिटल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं हम लोग, जो पाइपलाइंस बनाते हैं, आपने कभी देखी होगी जो वाटर की पाइपलाइंस होती है, जो जैसे जयसमन से आती हुई देखी होगी आपने, है ना, वो सारे पाइप जो होते हैं हम बोलते हैं बीड का पाइप है, क्या बोलते हैं, बीड का पाइप। बीड इज बेसिकली कास्ट आयरन, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें उसका मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से होता है, उसके मटेरियल के अंदर स्मॉल स्मॉल बबल्स होते हैं, एयर बबल्स होते हैं, और उसकी जो सरफेस होती है वो ऑलमोस्ट फिनिश होती है, और उसका प्रोडक्शन का जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या थोड़ा सा क्या करता है, ब्रिटल बना देता है। तो आपको पूछे इनमें सबसे ज्यादा ब्रिटल कौन है, तो सबसे ज्यादा ब्रिटल कौन है, कास्ट आयरन। लेकिन उसकी टफनेस भी होती है बिकॉज उसमें वॉइड्स होते हैं छोटे छोटे, वो खुद को डिफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो स्पेशल केस है, उस पर आप जितना रिसर्च करेंगे उतना आपके लिए खूब डीप में जाना हो जाएगा। तो आप फिलहाल ध्यान रखिए कि कास्ट आयरन इज द थर्ड, इट इज एट थर्ड पोजीशन, है ना। और पिग आयरन आपका उससे कम, क्योंकि पिग आयरन तो ऑलमोस्ट ब्रिटल होता है, क्योंकि 2% से जैसे ज्यादा आपने कार्बन बढ़ाया वो आपका ब्रिटल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो डक्टिलिटी का हो गया। अब आपको बोला जाए ब्रिटलनेस का बताओ, तो क्या करोगे, उल्टा कर दोगे इसका, है ना। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन अभी आपको मैं करवाऊंगा आगे। अब ये डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस तो आपने समझ ली। अब मैं इसको बोलूं कि नहीं सर आप एक काम कीजिए, हार्डनेस की टर्म में अरेंज कीजिए। किसकी, हार्डनेस, हार्डनेस, हार्डनेस के घटते क्रम में लिखिए, मतलब सबसे पहले उसको लिखना है जिसकी हार्डनेस सबसे ज्यादा है। तो कैसे लिखोगे बोल के बताओ जरा, सबसे ज्यादा हार्ड कौन होगा, पिग आयरन। पिग आयरन। क्यों होगा सर क्योंकि कार्बन परसेंटेज बहुत ज्यादा और हार्ड, क्योंकि कार्बन बहुत ज्यादा है। कार्बन जैसे ही ज्यादा होगा तो वो क्या हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाए, है ना। तो कार्बन जैसे जैसे कम होता रहेगा उसकी हार्डनेस उतनी कम होती रहेगी। अब आपको बोला जाए सर टफनेस के बढ़ते हुए क्रम में जमाइए, तो टफनेस के बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले कौन आएगा, रोट आयरन। बढ़ते हुए क्रम में रोट आयरन,
टफनेस के बढ़ते हुए क्रम में पहले वो आएगा जिसमें सबसे कम टफनेस होती है, पिग आयरन। पिग आयरन, है ना। तो ये जो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको एग्जाम में पढ़ना है, वो आपको घुमा देगा। बढ़ते क्रम में पूछा है या घटते क्रम में पूछा है, वो देखना जरूरी है। आपको क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएगा, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, अब एक बात और देख लीजिए आप कि जैसे जैसे आप उसमें कार्बन बढ़ाओगे, जैसे जैसे कार्बन बढ़ाओगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है आपकी, बढ़ती जाएगी, है ना। ये आप एक जनरल अजम्पशन मान सकते हो, टोटली ट्रू नहीं है, लेकिन एक जनरल अजम्पशन है कि आपका जैसे जैसे कार्बन बढ़ाते जाओगे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। लेकिन एक लिमिट के बाद अगर कार्बन आपने ज्यादा लगा दिया तो फिर कार्बन क्या आपका उसको वीक कर देगा। तो आप इसको बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं मानिए, एक लिमिट तक के लिए इट इज टोटली ट्रू। ठीक, तो ये आपने पॉइंट डिस्कस किए कंप्लीट। अब इस पे मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको 2 मिनट बाद। अभी कितना टाइम हो गया, इट इज 6:34। क्वेश्चन पे चल देते हैं हम लोग, है ना। स्टेनलेस स्टील, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, एक चीज ये देख लीजिए आप, है ना, कि ये आपका मैंने बनाया है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्या बनाया है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसमें क्या है, देखो आप यहां देखेंगे, ये स्ट्रेन है आपकी और ये स्ट्रेस है। तो मेरा जो लो कार्बन स्टील है जिसमें कार्बन कम था, उसका जो कर्व है वो आपका किस कुछ इस तरीके से चला है, देखो ये, है ना। ये आपका इलास्टिक लिमिट यहां तक था, फिर ये यील्डिंग चालू हुई, फिर यहां आके ये फेल हो गया। फिर मैंने अगर इसमें कार्बन ज्यादा ऐड कर दिया थोड़ा, है ना, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया थोड़ा, तो उसको मैंने हाई, क्योंकि कार्बन ऐड किया तो क्या हो गया, वो हाई स्ट्रेंथ हो गया थोड़ा सा, तो उसका कर्व कुछ इस तरीके से चलेगा। यहाँ आके आपका इलास्टिक लिमिट होगा और फिर ये ऐसे इसका फेलियर का पैटर्न चला जाएगा। अब देखो कार्बन ऐड किया है ना, तो उसके अंदर जो फाइनल डिफॉर्मेशन है, पहले वाले का कहां तक था, इसका डिफॉर्मेशन यहां तक था, और इसका डिफॉर्मेशन देखो फाइनल यहीं तक है। तो कार्बन ऐड करना मतलब उसकी डक्टिलिटी को रिड्यूस करना, ठीक है ना, ये ध्यान रखें यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ, इसकी स्ट्रेंथ तो बढ़ गई ना। पुराने वाले की स्ट्रेंथ कितनी थी, देखो ये पुराने वाले की स्ट्रेंथ थी, और ये अभी वाले की स्ट्रेंथ कितनी है, इतनी है। तो आप यहाँ पे क्लियर रहे। अब देखो मैंने उसमें और स्टील ऐड किया है ना, उसको बोलते हैं हाई कार्बन स्टील या हाई टेंशन स्टील या टूल स्टील, जो आप कहाँ यूज करते हैं, वर्कशॉप वगैरह में जो टूल्स बनाते हैं, जो ड्रिल के बिट्स बनते हैं, वहां जो यूज करते हैं उनको टूल स्टील बोलते हैं। इसमें क्या कि हमने और कार्बन ऐड कर दिया। कार्बन ऐड किया मतलब उसका जो कर्व फिर फॉलो हुआ, ये हमने लैब में टेस्टिंग किया ना, मैंने मन से नहीं बनाया, लैब की टेस्टिंग का रिजल्ट है। तो ये आपका ऐसा, तो यहां तक आपका इलास्टिक लिमिट, देन आपका ये ऐसे चल गया, और ये यहाँ पे देखो यहाँ आके ये ब्रेक हो गया। इसमें कोई डिफॉर्मेशन इतना ज्यादा नहीं है, इसमें डिफॉर्मेशन कंपैरेटिवली बहुत कम है। लेकिन एक चीज हमने ऑब्जर्व की कि जो इनिशियल कर्व है, ये आपका इनिशियल कर्व है, ये आपका तीनों का सेम आया, है ना। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि आपका जो इनिशियल कर्व सेम है, मतलब क्या है, आपका इलास्टिक मॉड्यूलस जो है, जो आपका इलास्टिक मॉड्यूलस है, यंग मॉड्यूलस, ये तीनों के लिए सेम होगा। तो आपको पूछा जाए कि भैया जो भी स्टील का नाम दे और आपको बोले इसका इलास्टिक मॉड्यूलस कितना होगा, तो इसकी जो जनरल रेंज है इट इज 2 × 10⁵ MPa। क्लियर, यस सर। है ना। तो सारे स्टील्स के लिए इसकी जो इलास्टिक मॉड्यूलस की वैल्यू सेम रहेगी, बस उसका कर्व का जो आगे इलास्टिक रेंज के बाद का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो इस चीज से क्लियर है ना, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन, इस पे कभी कभी फंसते हैं, है ना। तो यहाँ लिखा है, आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से सेम यंग मॉड्यूलस होगा और हाई टेंशन स्टील का अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे कर्व भी मैंने बनाया कंपेरेटिवली सबके। प्योर आयरन जो होता है विदाउट एनी कार्बन वो ऐसा चलता है, रोट आयरन का ये ऐसा यहाँ तक आके, इस तरीके से माइल्ड स्टील का ये पड़ा, है ना, कास्ट आयरन का ये पड़ा, है ना। तो यहां से आप इस कर्व को कंपैरेटिव स्टडी थोड़ा कर लेंगे तो आपको पता लगेगा किसका कर्व कैसे आता है। अब हम लोग फिलहाल क्रिप को छोड़ देते हैं, क्रिप को कल पढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। फेटिक को भी कल पढ़ेंगे, ठीक है, हुक्स लॉ भी कल पढ़ेंगे, ठीक है भैया। अब देखो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द टर्म नॉमिनल स्ट्रेस इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील इंप्लाइज, समझ में आता है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे सबके? यस सर, दिख रहा है। एक भी जवाब नहीं आया, मतलब समझ ही नहीं आया। यस सर, दिख रहा है। हाँ, इसका जवाब बताओ। सर यील्ड स्ट्रेस। क्या क्या क्या? सी सी सी, यील्ड स्ट्रेस। कौन कौन बोलता है यील्ड स्ट्रेस?
मैं सर हाँ मैं सर उज्जवल। और कितने लोग बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस? और कितने लोग बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस? और जवाब दो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हर्षवर्धन सर। सर हर्षवर्धन। 3 बच्चे ने टाइप किया है। हाँ टाइप किया सर। टाइप किया है। देखो नॉमिनल की बात की, एक क्वेश्चन आप रट लेना यहाँ से। ये नॉमिनल का मतलब क्या है आपको, कि आपका जो पूरा कर्व है ना, पूरा कर्व, ये पूरा कर्व, इसमें आप क्या करो, एवरेज स्ट्रेस निकालो आप, है ना। एवरेज स्ट्रेस की बात कर रहा है ये, ठीक है। इसको छोड़ के अपन, आपने सातत्य प्रिंसिपल पढ़ा है, सेंट वेनेंट रूल, कभी नाम सुना है सेंट वेनेंट रूल? यस सर। है ना। चलो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, फिर इसी क्वेश्चन को कराऊंगा मैं, क्योंकि वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रेस कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। इसको फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूं आज के लिए, अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं मैं। क्रिपिंग भी तुमको पढ़ाया ही नहीं मैंने यार, आज तो बहुत पीछे रह गए हम। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन पढ़ता है, इंपॉर्टेंट है। अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज अज्यूम्ड टू बी मेड ऑफ, है ना। हम लोग रोज आरसीसी से डील करते हैं सारे लोग, तो इसको बताना ये मटेरियल कैसा है, आरसीसी को क्या बोल सकते हो आप? कौन बताएगा? इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। होमोजीनियस। कैसा मटेरियल है आरसीसी? होमोजीनियस होमोजीनियस। ए सर। होमोजेनियस, ए सर होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक, हेट्रोजेनियस, नन ऑफ दिस, सारे बोल दो। देखो समझना यहाँ पे, है ना। देखो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। यहां से अगर मैं रेनफोर्स हटा दूं, है ना, क्या हटा दूं? रेनफोर्स हटा दूं, ठीक है, तो जो कंक्रीट है ना, तो कंक्रीट की अगर बात करें सिर्फ, तो कंक्रीट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ एग्रीगेट, सैंड एंड सीमेंट प्लस वाटर। तो कंक्रीट को तो अपन होमोजेनियस मिक्स बोलते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें लगा दिया आरसीसी, आरसीसी का मतलब क्या हो गया कि जो बीम होगा आपका, वो क्या होगा उसमें, यहां तो सिर्फ कंक्रीट कंक्रीट होगा बीच में तो, लेकिन कैमरा ऑफ कर दो आपका। लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, स्टील होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्टील होगा, साइड्स में स्टील की रिंग होगी। तो ये मटेरियल क्या हो गया, यहां से अलग है, क्योंकि होमोजेनियस का मतलब क्या, हर एक पॉइंट पे सेम मटेरियल हो, सेम प्रॉपर्टी हो। तो इस पॉइंट पे देखो तो सिर्फ कंक्रीट पड़ा हुआ है, और इस पॉइंट पे आगे देखोगे तो रेनफोर्समेंट मिलेगा। सो दिस इज अ हेट्रोजीनियस मटेरियल। आरसीसी इज नॉट अ होमोजेनियस मटेरियल। क्लियर? यस है ना। देखो ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आपको सिर्फ कंक्रीट पूछे ना, कंक्रीट इज एज्यूम्ड टू बी मेड ऑफ, वो होमोजेनियस है, पर आरसीसी सेक्शन जो है ना, वो क्या है, हेट्रोजीनियस। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक है, ध्यान रखना। फिर देखो ये क्वेश्चन में आपके लिए मैंने 2 ऑप्शन तो यहाँ है, तीसरा मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ो आप जब तक। 3 ही ऑप्शन है आपके लिए। व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस applied to a body which tend to elongate it, the stress so produced is called टेंसाइल। पक्का ना? देखो ये वही सेम क्वेश्चन है आपका। ये ऐसे लग रहा है फोर्स इलोंगेट कर रहा है, तो स्ट्रेस कैसे लगेगी, अंदर ऐसे अंदर की तरफ एरो लगेंगे, लेकिन इसको कंप्रेसिव नहीं बोल देना, ये क्या है, टेंसाइल है। वेरी गुड। ये क्वेश्चन पढ़ो जरा। A structure is said to be linearly elastic. क्या बोला है? Linearly elastic. ए सर। If load is proportional to displacement, है ना। ये देखो proportional का मतलब क्या होता है, लाइन ऐसे चल रही है, तो ये इसी के केस में पॉसिबल है, क्योंकि ये लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व भी होता है, ये लोड और ये डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अगर 1 बाय डिस्प्लेसमेंट का कर्व होता ना हमारे पास, तो हमारे लिए ये ऑप्शन ठीक होता, है ना। लेकिन फिलहाल क्या है, यही है। अब ये लोड डिस्प्लेसमेंट की जगह स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता तो भी ठीक होता। ठीक, हाँ देखो ये क्वेश्चन पढ़ो। देखो प्रूफ रेजिलेंस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एट, बी। क्या आ जाएगा? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल। ना 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 मुन्ना ना, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, है ना।
क्योंकि वो प्रूफ रेजिलेंस वो एनर्जी है जो बॉडी को वापस अपने फॉर्म में लेके आती है, मैक्सिमम एनर्जी। तो यील्ड से पहले तक जो पॉइंट है इलास्टिक पॉइंट, वहां तक से तो वापस ले आती है, भले वो चाहे नॉन लीनियर रेंज में चला जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे इलास्टिक लिमिट ध्यान रखना आप। फिर अपन बात करते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो अच्छा क्वेश्चन है बहुत। अ मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल, अ मटेरियल इज कॉल्ड डक्टाइल इफ इट इज हैज लेस लिटिल प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज। देखो बहुत सारी टेक्निकल टर्म आ गई, प्लास्टिक, इलास्टिक, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, सारी चीजें पढ़ा करो। ये सोम है ना, यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ आएगा कहाँ ले जाएगा पता ही नहीं लगेगा। हैज लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज, कुड बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट। ये सी तो कट कर दो भैया, इसको तो बोलते हैं मेलिबिलिटी, तो सी को तो डिलीट कर देते हैं हम, बी है ना। डी क्या है, शो लार्ज इलास्टिक स्ट्रेंथ, शो लार्ज इलास्टिक स्ट्रेंथ, है ना। अब देखो डक्टाइल का, इसका आंसर क्या होगा, बी वाला सर। बी वाला। डी क्यों नहीं होगा, ये डी क्यों नहीं होगा, देखो डक्टाइल का मतलब है कि डक्टाइल का मतलब है कि उसकी लेंथ में इंक्रीज करना है ना। अब वो लेंथ में इंक्रीज अगर वापस रिकवर हो जाए तो वो क्या होती है, इलास्टिक स्ट्रेंथ। और रिकवर ना हो तो नहीं हो तो क्या होती है, प्लास्टिक स्ट्रेन या प्लास्टिक इलोंगेशन। तो हमारी डक्टिलिटी की डेफिनेशन ये थी कि आप जब उस पर लोड लगाते हो तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस हो जाता है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस कब होगा, जब उसकी लेंथ बढ़ जाए, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हैज लॉन्ग प्लास्टिक इलोंगेशन रेंज। और सर बी वाले में अगर शोज लिटिल इलास्टिक स्ट्रेन होता है तो सही होता है, क्या होता है, वापस बोलो। शो लिटिल इलास्टिक स्ट्रेन बी वाले में नहीं 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 नहीं, डी डी है ना। देखो बी वाले में ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा, देखो ऐसा कोई रूल नहीं है। देखो ये आपका कर्व है ना, ये आपकी इलास्टिक स्ट्रेन होती है, ये आपकी प्लास्टिक स्ट्रेन होती है ना। अब मैं दूसरा कर्व एक और बना देता हूं, देखो ठीक है ना। तो इसमें देखो एक की मैंने कम बनाई, एक की ज्यादा बनाई है ना। तो इससे कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा आपका। क्लासिफिकेशन ये कि आपका सेक्शन रिड्यूस कब होगा, जब उसकी इलास्टिक रेंज से ऊपर चला जाए वो, और ऊपर जाने के बाद जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो लॉन्ग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है तो ही वो डक्टाइल है। क्योंकि इलास्टिक डिफॉर्मेशन तो क्या होता है, रिकवर हो जाता है। तो वो कम हो चाहे लिटिल हो चाहे मच हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक, जोरदार जोरदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आया आज। ये बताओ जरा, आउट ऑफ विच इज लीस्ट इलास्टिक, विच इज लीस्ट रबर। सबसे कम इलास्टिक कौन है बताइए। रबर रबर ही है, रबर है सर, उसके बाद कॉपर है। रबर को तो हम बोलते इलास्टिक है, क्या है इलास्टिक डाल देना, वो रबर ही कम इलास्टिक है। रबर सर, सबसे कम इलास्टिक रबर ही है ना, ये ध्यान रखें, कंफ्यूजन ना हो। एग्जाम में इसीलिए आता है ना। उसके बाद फिर कॉपर है ना। तो यहाँ पे एग्जाम में क्या नया नवेला जब कोई जाता है जिसने कुछ देखा नहीं होता है, तो वो क्या किसको करके आता है कि रबर तो हो ही नहीं सकता है, जबकि होता कौन है, रबर। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं लास्ट, कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट गेट परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर अ लोड which is not recovered after removal of load D is plasticity. D वेरी गुड, इजी क्वेश्चन था यार, इजी था यार ये तो यार। ये पढ़ो जरा, C है ना। अब डक्टाइल, माइल्ड स्टील सबसे ज्यादा डक्टाइल है इन सब में से, माइल्ड स्टील सबसे ज्यादा डक्टाइल है। ठीक है ना, या इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं कभी। ये देखो ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट का क्वेश्चन आ गया, है ना। वहां पे कंफ्यूजन हो गई थी हमको, यहाँ पे हमको याद रहा कि नहीं रखता, ट्राई करते हैं। तो एक तो था अपने पास रॉकवेल, दूसरा था ब्रिनल। रॉकवेल में क्या था, डायमंड बॉल, और ब्रिनल में क्या थी, डायमंड में क्या थी, हार्ड स्टील बॉल। हार्ड, नॉट माइल्ड, हार्ड स्टील बॉल। क्योंकि माइल्ड स्टील होगी तो वो उस पे इंडेंट बनाएंगी नहीं, क्योंकि माइल्ड स्टील तो हार्ड होता ही नहीं है, कम हार्ड होता है। उसको हार्ड करने के लिए उसमें कार्बन मिलाना पड़ता है, कार्बन मिलाते ही वो हार्ड स्टील हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन कहाँ है, ये देखो। ओहो, ये देखो क्वेश्चन जोरदार। द स्ट्रेन एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज रेजिलेंस। बहुत आसान है, रेजिलेंस। गुड गुड। ये बताओ जरा तुम तो,
द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट। बी बी क्या होगा इसका? बी बी टफनेस B? ऑफ मटेरियल, टफनेस ऑफ मटेरियल। टफनेस ऑफ मटेरियल। हाँ सर। सर डी होना चाहिए शायद। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज फेलियर, क्या बोलते हो? बी सर, टफनेस ऑफ मटेरियल। ये किसने बताया? तो मैंने बताया डी। देखो एक्चुअली हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं टफनेस के लिए अप टू फ्रैक्चर पॉइंट तक, है ना? तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बी और सी दोनों आंसर जो है ना वो दोनों सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। लेकिन क्या है कि जब हम इस चीज को फेटिक से रिलेट करते हैं, अभी हम सिंपल स्टैटिक लोडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जब फेटिक की बात करते हैं तो फेटिक पे कुछ कर्व इस तरीके से चलता रहता है, इस तरीके से चलता रहता है, तो फेलियर को डायरेक्टली हम इस पॉइंट से रिलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का एक्यूमुलेशन में प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो सिंपली आपने जो पढ़ा है फिलहाल उसी को लगाओ आप, दिस इज योर टफनेस ऑफ मटेरियल। ओके ठीक है ना भरत जी? जब मैं फेटिक मॉडुलस ऑफ टफनेस होगा तो भी सही है। नहीं बेटा, अरे यार वेरी गुड वेरी गुड। देखो सुनो, यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन आ गया ना, देखो यार, है ना? यहाँ पे अगर आपका लोड डिफॉर्मेशन होता, अब हम गलत जा रहे हैं, लोड हाँ, डिफॉर्मेशन होता देन इट इज टफनेस ऑफ मटेरियल, है ना? हाँ सर। तो इसका आंसर बताओ अभी। डी होगा। अब क्या होगा? डी सर डी। अब डी होगा। चलो इस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा मेरे को डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि वो एनर्जी की बात कर रहा है। एनर्जी तो आप लोड डिफॉर्मेशन कर्व से निकालते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से निकालना पॉसिबल ही नहीं है, एनर्जी की बात हो ही नहीं सकती है सर ना? ये तो बी इसको वाला ही है बुक में तो सर। बुक में बी वाला है, तो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन को काट के लोड डिफॉर्मेशन लिख लेना, लोड डिफॉर्मेशन कर हो जाएगा। है ना? जिस हाँ भी सर। बुक में यहाँ पे लोड डिफॉर्मेशन कर लेना, बाकी गलत है वो। हाँ सर। ये देखो भैया, एट यील्ड पॉइंट ऑफ अ टेस्ट पीस, है ना? ये प्लेस नहीं, इट इज पीस। एट यील्ड पॉइंट ऑफ अ डी टेस्ट सर, पीस डी द मटेरियल, क्या होगा इसका? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। पक्का? चलो, अंडरगोज Yes, प्लास्टिक yes. डिफॉर्मेशन, बिल्कुल ए भी सही। हो सकता है ना सर? क्या हो सकता है? ए भी तो हो सकता है। ए भी हो सकता है। ए कैसे हो सकता है? देखो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ तक आपका हुक्स लॉ फॉलो करता है। उसके बाद इलास्टिक लिमिट आती है जहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता है, उसके बाद फिर यील्ड पॉइंट आता है। तो ये तो खत्म हो गया, जी सर, ओके ओके अंडरस्टूड। ठीक है ना? बी भी खत्म हो गया, क्योंकि इलास्टिसिटी के बाद ही आया। सी क्या? रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ लोड, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो इलास्टिक लिमिट तक ही होता है। लास्ट बच गया प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। लोअर यील्ड पॉइंट की बात करते हैं इस जगह पर शायद। यस, इट इज वो लोअर भी यील्ड पॉइंट। नहीं, इस जगह जो हर्षित बात करेंगे, हर्षल, वो अपर Yes, यील्ड yes. पॉइंट की, है ना? अपर की, Upper क्योंकि yield. अपर पहले आता है। अपर Yes, आपका sir. क्या होता है? पहले आ जाता है, तो पहले बात अपर की करेंगे, ठीक है Yes. ना? ठीक है। और ये क्या है? द फिनोमिना ऑफ स्लो एक्सटेंशन। सर क्रीपिंग। नहीं, कौन बोला क्रीपिंग? क्रीपिंग मैं सर, हर्ष। स्क्रिप्ट। द फिनोमिना ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल इंक्रीजिंग विद टाइम हैविंग कांस्टेंट लोड, इट इज नॉट क्रीपिंग बेटा, है ना? एक्सटेंशन, क्रीप का मतलब क्या होता है? लोड लगाए हम किसी पे, लोड लगाए और उसमें क्या सेटलमेंट हो जाए। बेसिकली जो क्रीप है वो वर्ड सेटलमेंट से रिलेटेड है। कॉलम्स का क्रीप होता है, बिल्डिंग का क्रीप होता है, सॉइल का क्रीप होता है, वो ड्यू टू उसके सस्टेन्ड वेट की वजह से होता है। किसी का पर्टिकुलर वेट लग जाए, फिक्स पड़ा रहे उसके ऊपर लॉन्ग टर्म तक, लंबे टाइम तक, सालों तक, तो क्रीप बोलते हैं। यहाँ पे क्या बात करी? एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल की बात की है ना? स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल। अब यहाँ स्लो लगाने से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसने बोला है हैविंग कांस्टेंट लोड, है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इट इज यील्डिंग, बिल्डिंग, है ना? क्योंकि देखो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही तो आपका डिफॉर्मेशन बढ़ता रहेगा। तो ये इंक्रीजिंग विद टाइम, टाइम देखते ही क्या यील्डिंग, क्रीप मत लगा देना, ठीक है ना? सब तीन चीजें पढ़नी है। एक्सटेंशन है तो फिर आप किसकी बात करेंगे? यील्डिंग की। एक्सटेंशन नहीं होता, यहाँ होता स्लो कंप्रेशन, है ना? तो आप क्या होता है? उसको क्रीपिंग लिखता है। वेरी गुड। चलो आज की क्लास खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन कर रहे हो और बाकी कल करेंगे। सर बुक में तो क्रीपिंग ही है सर। क्रीपिंग लिखा हुआ उसको गलत कर दो। बुक खोल के मत बेटा कर तू, ठीक है ना?
सर बुक खोल के नहीं बैठा हूँ, मैंने चेक करने के लिए खोला था सर। नहीं, इसने सर कर रखे हैं, बच्चा अच्छा बच्चा है, क्वेश्चन करता है, लेकिन इसको जब भी आप एक्सटेंशन पढ़ोगे ना, एक्सटेंशन, तो क्रीप कभी हाँ सर। एक्सटेंशन से रिलेटेड होता ही नहीं है, अच्छा सर। है ना, क्योंकि हम एक टर्म पढ़ते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन, अगर आपकी नहीं, बस सर, इलोंगेशन, सर अपन ने Yes. पढ़ा है जैसे है ना कांस्टेंट लोडिंग होती है और टाइम हाँ। के ड्यूरेशन में अगर उसमें स्लो एक्सटेंशन हो रहा हो तो वो क्रीपिंग होता है। स्लो एक्सटेंशन नहीं, स्लो डिफॉर्मेशन, है ना, डिफॉर्मेशन बोलते हैं वहां पे, उसमें सेटलमेंट से रिलेटेड है, फिर भी